हेलो बच्चों, मैं आपका लोकेश सर, लोकी भैया आज लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। तो बच्चों, आज की क्लास में जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम हेलो एरीन कैसे बनाते हैं, हेलो एरीन के बनाने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सारी ही चीज़ें हम वन बाय वन यहाँ देखेंगे। तैयार हो जाइए आप सभी आज की इस क्लास के लिए। शुरू करें? बताइए, अरे शुरू कर दें। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स आज का अपना मेन टारगेट रहेगा, इसको कंप्लीट करना, इसको समझना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, जिसमें हम हेलो एरियंस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, वैसे तो पिछले कई लेक्चर्स में अपन इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर क्या होता है ना, एक भूमि का एक बेस बनाना बड़ा जरूरी है। किसी भी नए लेक्चर को शुरू करते हैं तो उसमें जब बेस अगर हम बना लेते हैं तो हमको मजा आता है पढ़ने में। फिर अगर हमारा बेस नहीं बनता ना तो हमको वो एनर्जी, वो मजा नहीं मिलता जो बिना बेस के नहीं मिलेगा। बेस के साथ ही वो मजा मिलेगा। तैयार हो आप सभी? तो शुरू करें आज के इस लेक्चर को। अरे बता दीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए बेंजीन रिंग, जनरल फॉर्मूला ARX। मतलब अगर बेंजीन से कोई डायरेक्ट हेलोजन कनेक्टेड है तो उसी को हेलो एरीन कहा जाएगा, उसी को हेलो एरीन कहा जाएगा। हेलो एरीन में एक चीज ध्यान रखना, वो क्या कि इस बेंजीन को हम AR एरोमेटिक एरिल ग्रुप और इससे लगा हेलोजन X ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ARX भी अगर कोई बोलेगा तो समझ जाना हेलो एरीन की ही बात हो रही है। अरे डन है कि नहीं बताओ, समझ आया कि नहीं बताओ, हाँ या ना? ठीक है, चलो उसके बाद हम इसके कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन। लास्ट लेक्चर शायद अपना थर्ड लेक्चर था जिसमें नोमेनक्लेचर पढ़ा था। ये बेंजीन है जिस पे क्लोरीन लगा है। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पर ब्रोमीन लगा है। आयोडोबेंजीन, बेंजीन पे आयोडीन लगा है। फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे फ्लोरीन लगा है। जैसे बेंजीन है, ठीक है, अब बेंजीन पे आपने फ्लोरीन लगा दिया, वहीं पे हो सकता है आप बेंजीन पे क्या लगा दो, अगर आपने बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिया, हो सकता है आप बेंजीन पे क्या लगा दो, बेंजीन पे आप ब्रोमीन लगा दो, हो सकता है बेंजीन पे आप क्या लगा दो, बेंजीन पे आप आयोडीन लगा दो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे हाँ या ना बताइए तो सही। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ या ना, यस या नो? ठीक है। उसके बाद कुछ की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो CX बॉन्ड होगा इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द रेजोनेंस। क्या होता है ना, ये हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की तरह है काम करते हैं, यस या नो? ठीक है। ये ग्रुप क्या करते हैं ना, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं। ये अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे कौन से बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो रेजोनेंस होता है इसके बीच, स्टेबलाइजेशन होता है। एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड। इसीलिए एरिल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए या आपके बोर्ड में पूछ लिया जाए कि एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव कौन होगा, मोर रिएक्टिव कौन होगा? तो एरिल हैलाइड तो लेस रिएक्टिव और एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिल हैलाइड में क्या हो रहा है, एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है, जिसमें जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है
वो जो सी एक्स बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, इसलिए वो स्टेबल हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आ गए? क्योंकि वहां पे क्या आ गया? रेजोनेंस आ गया। क्या आ गया? रेजोनेंस आ गया। समझ आ गया? ठीक है, आ गया वो। ARF फ्लोरोबेंजीन, ARCL क्लोरोबेंजीन, ARBR ब्रोमोबेंजीन, ARI और आयोडोबेंजीन। ठीक है, AR का मतलब क्या होगा? AR का मतलब हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अरे डन है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसको लेके? अगर हो तो भाई बता देना, हाथों हाथ क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स का एक बेस बना लेते हैं। वैसे ये सब पढ़ चुके हैं अपन, बट एक बेस मैंने हमेशा कहा है और मैं शुरू से कहता आया हूँ, कभी भी हम नंबर लाने के पीछे अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं। हम अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम सीखने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, किसके उद्देश्य से? किस गोल से? सीखने के गोल से। जीवन में कभी भी आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके तो नंबर, अरे टॉप नंबर, क्लास के टॉपर बन जाओगे, पर सीखने के उद्देश्य से कभी मत पढ़ना। जिस दिन आपने समझ आऊंगा, सीखना नहीं, अच्छे नंबर लाने के उद्देश्य से कभी मत पढ़ना, हमेशा सीखने के उद्देश्य से पढ़ना। अगर जीवन में आपने अपनी पढ़ाई सीखने के उद्देश्य से करी, अपने आप अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने अच्छे नंबर लाने के चक्कर में पढ़ाई की, हो सकता है आप अच्छा सीख पाओ या नहीं सीख पाओ। अच्छा सीख गए, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस अपने आप होगा, अच्छे नंबर अपने आप आएंगे। तो सीखने के उद्देश्य से करो पढ़ाई, सीखने के उद्देश्य से इस केमिस्ट्री को पढ़ो तो समझ में भी आएगी। चलो आओ देखो। अरे बबुआ ये कहाँ से आ गया? चलो मिटा देता। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मोनो हेलोएरीन, डाई हेलोएरीन और पॉली हेलोएरीन। अगर बेंजीन पे एक हेलोजन लगा है तो मोनो, दो लगा है तो डाई, और तीन लगा है तो ट्राई, और बहुत सारे लगे हैं तो पॉली हेलोएरीन। सिंगल हेलोजन एटम ऑन बेंजीन, टू हेलोजन एटम ऑन बेंजीन, टू हेलोजन, थ्री पोजिशन आइसोमर्स, थ्री और मोर हेलोजन एटम ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहां समझना, जैसे एग्जांपल के लिए बेंजीन है जिसपे क्लोरीन लगा है, बेंजीन है, ओनली ब्रोमीन लगा है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये इसके एग्जांपल है। ये मोनो हेलो बेंजीन के एग्जांपल है, जिसमें बेंजीन पे केवल एक ही हेलोजन है। कितने हेलोजन है? ओनली सिंगल हेलोजन। वहीं पे ऑर्थो, पैरा और मेटा की बात किस बेस पे की गई है? आ जाओ कर ही लेते हैं। वैसे ये रहा, यहाँ पे है भी। एक काम करते हैं, इसको जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जूम तो नहीं होगा, जूम तो नहीं होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बना देता हूँ ना स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बेंजीन है, दूसरा बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहा है ऑर्थो की। तो जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन लगा है और यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये ऑर्थो पे आ गया। यहाँ क्लोरीन लगा है और यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये मेटा की बात हो गई 1,3। यहाँ क्लोरीन लगा है और यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये किसकी बात हो गई? पैरा 1,4 की। तो 1 2 2 और 3, बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। चलो उसके बाद आएगा पॉली हेलो एरीन, जिसमें मैंने तो बहुत सारे होंगे। 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन। देखो बेंजीन है 1 2 4, ये बेंजीन पे तीन क्लोरीन लगे हैं, तो ये 1 2 4, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन इसका नेम हो जाएगा। तो ये पॉली एलोजन हो गया, क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा होंगे तो पॉली एलोजन में आएगा। DDT, एक DDT होता है, ये भी पॉली एलोजन होगा। ठीक है, उसके बाद हेक्सा क्लोरो बेंजीन, और उसके बाद PCBS, ये भी है। हेक्सा क्लोरो बना देता हूँ मैं, थोड़ा समझ में। हेक्सा मतलब 6 क्लोरीन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरीन लगे होंगे।
ये 6 क्लोरीन लगे, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से इस स्लाइड में हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया और हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन की कि बनेगा कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। चलो आते हैं, आओ देखो। सबसे पहले डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ही हेलोजिनेशन करा देंगे। अरे बेंजीन का हेलोजिनेशन करा देंगे तो क्या बनेगा, अरे बेंजीन का हेलोजिनेशन करा देंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, जरा समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ समझते हैं। अब बेंजीन का हेलोजिनेशन जैसे अपन ने वहां पे एल्केन का हेलोजिनेशन किया था, ठीक वैसे ही करेंगे। और रिएक्शन और कंडीशन क्या रहेगी वो भी समझेंगे। देखो हेलोजिनेशन जब हम करते हैं तो हमें जैसे बेंजीन का हेलोजिनेशन करना है तो C6H5 चाहिए हमें, साथ में हमें क्या चाहिए होगा, जैसे क्लोरीन ले लिया, H म्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, और दूसरा क्लोरीन एक हाइड्रोजन जो हटा है उसको लेके चला जाएगा। तो क्या बनेगा, C6H5Cl प्लस हमारे पास क्या बनेगा, HCl। इसको डिटेल में देखते हैं, आ जाओ। जैसे हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन में हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ पे चारों तरफ, है ना, नहीं भी लगाएंगे तो भी मान ही लेना लगे हैं, बट लगा ही देते हैं, ना मानो तो। अब मैं क्या करा रहा हूँ, Cl2 ले लिया, मैं H म्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ 2 Cl है, ठीक है। किसी एक Cl ने दूसरे H को उठा लिया तो यहाँ से बाहर निकला HCl, क्या बाहर निकला, HCl। अब जो H यहाँ से हटा है उसकी जगह ये वाला Cl आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे जरा देखना, बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ Cl आ गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्या क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया है, क्या क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया है। तो बेंजीन का हेलोजिनेशन बहुत आसान है, हेलोजिनेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वही है। हमें क्लोरीन चाहिए होगा या कोई हेलोजन चाहिए होगा, H म्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, जो हेलोजन 2 होंगे उसमें से एक H को लेके चल जाएगा, दूसरा उस H की जगह आ जाएगा, और कुछ स्पेशल नहीं होता है, बेसिक यही होता है, ठीक है। जैसे हेलोजन चाहिए होगा, जैसे Cl2 या Br2 में से आप कोई एक ले सकते हो, ठीक है। ये हेलोजन रिएक्शन कैसे होगी, तो जैसे C6H6 है, जैसे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन लगे होंगे, मैं मान लेता हूँ यहाँ एक हाइड्रोजन, फिलहाल के लिए एक लगा देता हूँ, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने क्लोरीन ले लिया, Cl2 है हमारे पास, मतलब 2 Cl है, 2 Cl है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है वो देखो, एक क्लोरीन इस एक H को लेके चला गया तो दोनों मिलके क्या बाहर निकल गए, HCl के फॉर्मेट में बाहर निकल गए। अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा ना, इस वाले H की जगह आ जाएगा, तो क्या बना हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, क्या बना, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, C6H5Cl, C6H5Cl और HCl, यस या नो। तो बस यही होता है, कुछ स्पेशल कुछ नई चीज नहीं होती है इसमें। अब इसमें हमें कैटेलिस्ट भी चाहिए होता है और वो है FeCl3, ठीक है। एनहाइड्रस की प्रेजेंस में एनहाइड्रस रहेगा, FeCl3 हमारे पास रहेगा, ठीक है। FeCl3 एक कैटेलिस्ट होगा जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो आराम से आप सभी इसको देख लीजिए, आराम से आप सभी इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। डन है।
आगे देखो, Br2 जैसे जैसे आपने Cl लिया है वैसे Br ले लो। जैसे हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, मैंने Br2 से रिएक्शन करवा दी, 2 ब्रोमीन है, ठीक है। कितने ब्रोमीन है? 2। एक ब्रोमीन एक H के साथ निकल गया, क्या बाहर निकला? HBr। HBr निकल गया, प्लस साथ में अब जो H गया है उसकी जगह दूसरा ब्रोमीन आएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमो बेंजीन बन के तैयार हो गया। तो बस यही कुछ बेसिक सी चीजें होती है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। डन है, बस यही हुआ है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं हुआ, वही हमारे पास। पर यहाँ पे जो कैटलिस्ट रहेगा वो FeBr3 एनहाइड्रस, ध्यान रखना। Br2 ले रहे हो तो FeBr3, Cl2 ले रहे हो तो FeCl3। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करूंगा, तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर एग्जाम में आपसे मैकेनिज्म पूछे तो बता दीजिएगा कौन से मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म काम करता है। अगला हमारे पास एक और पॉइंट है, पॉइंट ये है कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर और एनहाइड्रस कंडीशन एसेंशियल। मतलब रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और एनहाइड्रस कंडीशन हमको चाहिए होगी, ये जरूरी है, ठीक है। वाटर हाइड्रोलाइसिस द लिवाइस एसिड कैटलिस्ट, तो ये जो कैटलिस्ट होगा ये वाटर हाइड्रोलाइसिस लिवाइस एसिड कैटलिस्ट होगा, और कंडीशन मैंने बता दी आपको, रूम टेम्परेचर एनहाइड्रस कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होगी। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो F2 इज टू रिएक्टिव एक्सप्लोसिव और I2 इज टू वीक एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो F2 और I2 इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि F2 एक्सप्लोसिव होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट वगैरह। I2 टू वीक ऑक्सीडाइज एजेंट, ये बहुत वीक है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है रिएक्शन में, इसलिए नाइदर F नॉर I कैन बी इंट्रोड्यूस बाय दिस डायरेक्ट मेथड। तो इन दोनों को, F फ्लोरीन और आयोडीन को, इस मेथड से हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, क्योंकि मैंने बता दिया अच्छे नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, ये गंदे लोग, ठीक है, गंदे लोग है, ठीक है, गंदी बात करते हैं गंदे लोग, काम ही नहीं करते। चलो आओ, उसके बाद सेंड मेयर रिएक्शन की बात करते हैं भाई। सेंड मेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शंस होती है, और ये एग्जाम में पूछी जाने वाली रिएक्शन होती है, तो अच्छे से पढ़ के जाओ, इनको याद करो, ताकि एग्जाम में आप इनके क्वेश्चंस के आंसर दे सको। आओ समझते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनिलीन। देखो, जो हमारी सेंड मेयर रिएक्शन है उसमें हमें चाहिए होगा डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक है। अब बेंजीन डाईएजोनियम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो, तो ये हो जाएगा एनिलीन। अगर बेंजीन पर NH2 लगा हो तो क्या हो जाएगा? एनिलीन। अब एनिलीन में, एनिलीन से हमें बनाना होगा डाईएजोनियम सॉल्ट। वही बेंजीन पे NH2 था, अब NH2 की जगह N2 और Cl, N2 प्लस और Cl माइनस होगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। जब एनिलीन बनेगा तो यहाँ N2 होगा, Cl होगा, Cl माइनस N2 प्लस, तो डाईएजोनियम सॉल्ट हमें बनाना होगा, डाईएजोनियम सॉल्ट। अब ये डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करके एरिल हैलाइड बनाएगा। यही डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करेगा और यही डाईएजोनियम सॉल्ट क्या बनाएगा? एरिल हैलाइड बनाएगा। तो एरिल हैलाइड बनाना है सेंडमे रिएक्शन से, तो पहले आपको डाईएजोनियम सॉल्ट चाहिए होगा। अब डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा किससे? एनिलीन से बनेगा, तो इसका मतलब पहले एनिलीन चाहिए होगा, एनिलीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और डाईएजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन होके क्या बनेगी? हेलो एरिल, ठीक है, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड, ठीक है। आ जाओ,
अब डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें एनिलीन चाहिए होगा, लेकिन अकेले एनिलीन से थोड़ी डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टेप फर्स्ट में डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। अब डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए एनिलीन तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर एनिलीन के साथ हमें चाहिए सोडियम नाइट्रेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, NaNO2 और HCl, Na सोडियम नाइट्रस और HCl, ठीक है, दो चीजें हमें चाहिए होगी। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये सर पहले से बना हुआ क्यों नहीं है बाकियों की तरह? तो डाइएजोनियम सॉल्ट बाकियों की तरह पहले से बना हुआ नहीं होता है। डाइएजोनियम सॉल्ट पहले बाकियों की तरह बना हुआ नहीं होता है। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक सोडियम नाइट्राइट चाहिए हमें और एक HCl चाहिए। एनिलीन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, वो होगा डाइएजोनियम सॉल्ट। कैसे होती है ये रिएक्शन? तो देखो, हमारे पास एनिलीन है, ये रही, ये बेंजीन है, बेंजीन पे NH2 लगा है, ठीक है। अब बेंजीन पे लगे इस NH2 की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से करवाएंगे, प्लस HCl चाहिए होगा। जब ये रिएक्शन होगी इन दोनों की प्रेजेंस में, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो हमारे पास बन के आएगा बच्चों, बेंजीन होगा और बेंजीन पे लगा होगा N2 और Cl, जो कि है डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट। आगे देखो, स्टेप 2 की बात करते हैं। तो सेंडमेयर रिएक्शन होगी स्टेप 2 में, जिसमें हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन दो तरीके से करवा सकते हैं, डिफरेंट। एक हम कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl से और एक कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBr से करवा सकते हैं। तो ये दोनों ही रिएक्शन कैसे होगी जरा समझना। नंबर 1, अगर हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट है N2NCl, इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl से करवा दूं तो क्या बनेगा? क्या? यहाँ सिंपल है, ये हट जाएगा, जो भी है ऊपर उसकी जगह Cl आ जाएगा। बहुत सिंपल, जो ऊपर लगा है वो सब हटा दो, Cl लगा दो, ये बन गया हेलो एरीन। अब जो Cl आपने बना दिया है, बाकियों का क्या होगा? तो यहाँ N2 निकाल दो, दैट्स इट, खेल खत्म। यहाँ क्या निकाल दो? N2 निकाल दो, दैट्स इट, खेल खत्म। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। आगे अगर मैं दूसरी वाली की बात करूं, दूसरी वाले में भी हमारे पास क्या है? दूसरी वाले में भी हमारे पास वही, सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuBr2 कॉपर ब्रोमाइड और HBr से करवाऊंगा। जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझना कि हमारे पास बेंजीन पे क्या लगा होगा? ब्रोमीन लगा होगा और N2 अलग हो जाएगा, दैट्स इट। इतना आसान, किससे आसान कुछ नहीं है। सेंड में रिएक्शन, दैट्स इट, सेंड में रिएक्शन, दैट्स इट। हाँ, इसमें एक नई चीज एडिशनल जो कि सेंडमेयर में अलग से पढ़ाई जा रही है आप लोगों के लिए, वो डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराओगे तो हमारे पास हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, जो क्या होगी? हमारे पास ArCN, एक नई चीज हमें देखने को मिलेगी। चलो आओ, ये कैसे बना? तो हमारे पास वही डाइएजोनियम सॉल्ट था, जिसमें हमने क्या किया? जिसमें हमने कॉपर साइनाइड CuCN की रिएक्शन करा दी, तो वही सब कुछ हट जाएगा, Cn आ जाएगा इसकी जगह पे, Cn आ गया और N2 बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट। बहुत ही आसान तरीके से खेल ही खत्म हो गया, बहुत ही आसान तरीके से ये जो पूरा
खेल है ये पूरा, समझ में आ ही गया होगा आपके, बहुत ही आसान। अब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड, साइनाइड विथ एक्सीलेंट इल्ट, तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट सेंडमेयर रिएक्शन में बना सकते हैं हम लोग। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, एक एक चीज मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूट गया हो। इस स्लाइड पे जो लिखा है उसको भी मैंने लिख लिख के बताया है, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ बता दिया हो। तो ये 2 मेन रिएक्शंस होती है, और ये 3rd नंबर की रिएक्शन ये रही, 3rd नंबर की रिएक्शन ये हो गई, और ये बाकी इधर का सारा अलग है सिस्टम, जिसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है गाटरमान रिएक्शन। भाई गाटरमान रिएक्शन पढ़ेंगे सेंडमेयर के बाद, सबसे फेमस रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन। भाई एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, सेंडमेयर और गाटरमान, ध्यान रखना। इन दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, अगर एग्जाम में आए तो वो भी कर सकते हैं। हम हर तरीके से एग्जाम के हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। अरे तुम क्वेश्चन दो ना, हम तैयार है। हमने लोकी भैया से सब कुछ पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। चलो आ जाओ, देखो द रिएक्शन यूजेस कॉपर पाउडर, यहां पे हम कॉपर पाउडर का यूज करते हैं नंबर 1। और ये जो कॉपर पाउडर होता है, जरा समझते हैं हम क्लोरीनेशन। यहां पे जैसे वही सेम रहेगा, यहां कुछ नया नहीं है। जैसे वहां डाइएजोनियम सॉल्ट लिया था, यहां पे भी डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे। तो हमने डाइएजोनियम सॉल्ट लिया है, और इसकी रिएक्शन हम कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl से करवा रहे हैं। वहां पे सेम चीज हुई थी, वहां पे सेंडमेयर में भी सेम चीज हुई थी। डाइएजोनियम सॉल्ट लिया था, HCl के साथ रिएक्शन कराई थी, पर यहाँ कॉपर क्लोराइड था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइएजोनियम सॉल्ट लिया है, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बट कॉपर पाउडर है। यस या नो, बस यही डिफरेंस है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब सेम बनेगा। तो जैसे डाइएजोनियम सॉल्ट है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट है, N2 और Cl प्लस एंड माइनस, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl से। तो कुछ भी नहीं, सेम प्रोडक्ट बनेगा जो सेंडमेयर में बना है, कुछ नया नहीं होगा। Cl आ गया, बाकी N2 अलग हो गया। समझ आया, कुछ नया नहीं बना। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस यहाँ कॉपर पाउडर आ गया। अगर कॉपर क्लोराइड है तो सेंडमेयर है, कॉपर पाउडर है तो गाटरमान है। दैट्स इट, बस इतना सा खेल है। देखो आओ, अगर ब्रोमिनेशन, जैसे वहां क्लोरीनेशन कराया था, ऐसे यहाँ ब्रोमिनेशन, वही देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डाइएजोनियम। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, डाइएजोनियम। किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से। किसकी प्रेजेंस में, CuBr की प्रेजेंस में। किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से। प्रेजेंट बस कॉपर पाउडर है, बस यही डिफरेंस है। प्रोडक्ट क्या बन रहा था वहां पे, प्रोडक्ट बन रहा है ब्रोमो एल्की एरीन, ब्रोमो एरीन और N2। यहाँ क्या बन रहा है प्रोडक्ट, ब्रोमो एरीन, ब्रोमो एरीन और N2। सेम प्रोडक्ट, सब कुछ सेम, सेम रिएक्शन, बस डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है, सबसे पहले तो मैं बना देता हूं यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन HBr से कराई जाएगी, पर यहाँ कॉपर प्रेजेंट होगा, बस फर्क इतना सा है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब कुछ सेम होगा, डिफरेंस है तो केवल किसका डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या बनेगा साथ में N2। बहुत ही आसान भाषा में, इससे आसान तरीके से आपको नहीं समझ आएगा। सब कुछ सेम है, डिफरेंस अगर आपको दिखेगा, यहाँ कॉपर पाउडर है और सेंडमेयर में कॉपर ब्रोमाइड था। यहाँ कॉपर पाउडर है, सेंडमेयर में कॉपर ब्रोमाइड था। तो गाटरमान और सेंडमेयर सेम रिएक्शन देता है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, बट गाटरमान
और सेंडमेयर में एक डिफरेंस होता है, और वो कौन सा डिफरेंस होता है कि गाटरमान में कॉपर पाउडर होता है और सेंडमेयर में कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड होता है। दैट्स इट। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया है, मैंने कहा था वो भी बताएंगे, सब तरीके से तैयार होके चलेंगे। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो कॉपर सोर्स की बात करूं, सेंडमेयर में कॉपर सोर्स कॉपर क्लोराइड से मिलेगा, कॉपर ब्रोमाइड से मिलेगा, ठीक है, ये सॉल्ट एंड सॉल्ट से मिलेगा। गाटरमान में कॉपर पाउडर से कॉपर सोर्स का काम करता है, ठीक है। इल्ड की बात करूं तो ये हायर इल्ड है और ये लोअर इल्ड है। गाटरमान लोअर इल्ड है और सेंडमेयर हायर इल्ड है, ठीक है। स्केल की बात करूं तो इंडस्ट्रियल स्केल है, ये लैब स्केल है। तो सेंडमेयर को इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाता है, और गाटरमान को किसी लैब के अंदर यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये मॉडरेट कॉम्प्लेक्स है, और अगर मैं गाटरमान की बात करूं तो ये सिंपलर है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि बोथ रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना कि दोनों ही रिएक्शन डाइअजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेंडमेयर इज प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रियली और गाटरमान इज सिंपलर बट गिव लोअर यील्ड। गाटरमान तो लैब में यूज कर लो आप, और सेंडमेयर को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर लो, और ये अच्छा लोअर यील्ड है गाटरमान, और सेंडमेयर अच्छा यील्ड है, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं बेसिक बेसिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट मिला कि दोनों ही डाइअजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होगी। एक्चुअली एक और पॉइंट अच्छा है कि दोनों में ही हेलोएरिन और N2 बनेगा, और दोनों में ही HBr HCl चाहिए होगा। फर्क है तो सेंडमेयर में CuCl2 या CuBr2 चाहिए होगा, जबकि गाटरमान में कॉपर पाउडर चाहिए। दैट्स इट, बस ये एक ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, एक ही डिफरेंस है बस। आगे आओ। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएरिन। अब अगर मुझे आयोडोएरिन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, आयोडोएरिन कैसे बनाऊंगा, ये भी एक विषय है समझने का। भाई आज हमारे इस लैब के अंदर जो चीज़ मुझे दिख रही है, काफ़ी देर से दिख रही थी बट अब ये घूमने लगी है, वो है चुईया। इस लैब में है चुईया, ठीक है, और ये इधर उधर घूम रही है, और मुझे लग रहा है डर की मेरे पैरों पे होके ना चले जाए। अभी जस्ट वहां जाती हुई देखी है मैंने, वहां खतरनाक हो गया यार, खतरनाक गेम हो गया भाई। पे आ ना जाए यार, चढ़ जाए मेरे पे भाई, डर का माहौल है, देख देख के पढ़ाना पड़ेगा अब। इसीलिए मैं क्लास नीचे देख देख के ले रहा था थोड़ा ही, कि भाई आ ना जाए भाई, आ ना जाए भाई, डर का माहौल है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। एक तो आवाजें भी आ रही है मेरे को यहाँ से, चुईया शायद अंदर कुछ कुतर कुतर करने में लग रही है भाई, तो वो भी एक डर का माहौल है, डर का क्या कर सकते हैं। बट क्लास बच्चों के भविष्य के लिए देख लो, तुम्हारे लिए मैं चुईया से डर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो बनता है यार, एक लाइक सब्सक्राइबर तो बनता ही है मेरे लिए। अरे कुछ नहीं करो तो कमेंट ही कर दो यार, एक कैसी लगी क्लास, ठीक है, 1 2 3। चलो आओ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, समझना कि द रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डाइएजोनियम सॉल्ट आप ले लीजिए और आप उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवा दीजिए। डाइएजोनियम सॉल्ट आप ले लीजिए, डाइएजोनियम सॉल्ट आप ले लीजिए और उसकी रिएक्शन आप किससे करवा दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड से। तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ही आसान, कोई नई चीज नहीं, आपको आयोडीन यहां लगा देना है, ये के Cl को लेके चला जाएगा, आयोडीन इस पूरे सिस्टम के बदले में आ जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। तो पहले तो ये सारा बेंजीन है जिसकी जगह पे ये जो लगा हुआ है ये सब हट जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, आयोडीन। तो ये जो हमारे पास यहाँ लगेगा वो कौन होगा, यहाँ पे आयोडीन लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये Cl इस के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, KCl। नंबर 3, ये N2 अलग होगा तो ये बीच में N2 चला गया। डन है, बस यही होता है, कुछ नया नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करवा दोगे, पोटेशियम आयोडाइड से करवा दोगे, तो आपको
क्या मिल जाएगा, आयोडो एरीन मिलके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओ भाई वो रही आयोडो बेंजीन। ओए ओ भाई, ये तो मैं जाऊंगा जब तक तो मेरी क्लास सीख जाएगी अच्छे से, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री आ जाएगी, इनको भी लैब वैब प्रैक्टिकल नहीं करने लग जाए यहाँ पे। कोई भरोसा नहीं है, इधर उधर जा रही है भाई, डर है डर। ठीक है, एक क्लास कर लेते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, चुईया ही चुईया हो रही है। ठीक है, अब सुनो आगे ध्यान से देखो। हमारे पास एक और नई चीज हमें यहाँ सीखनी है, और वो क्या सीखनी है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। अरे वो चुईया है ना, वो घूम रही है, तो 1 मिनट में करता हूँ इसका इलाज। थोड़ा सा गेट खोल दिया है, हो सकता है चले जाए बाहर। आपके यहाँ पे चुईया घूम रही है बहुत सारी, कोई 4-5 है, इधर इधर जा रही है मेरे पास से। हाँ कोई नहीं, करते हैं अभी, एक लास्ट क्लास है वैसे। ठीक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर मैं बात करता हूँ, ये वाली बात हो गई। डाइएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज सिंपली मिक्स्ड विथ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, नो हीटिंग रिक्वायर्ड नो कॉपर कैटलिस्ट नीडेड। यहाँ पे हमें कोई हीट करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट से करा दीजिए, तो यहां पर हमें आयोडो बेंजीन मिलके तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से खत्म होता है ये वाला पॉइंट। इससे बेस्ट और क्या होगा आपके लिए, अगला समझना मेरे लिए, मतलब आपके लिए, रिएजेंट की बात करूं तो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस रहेगा, ये ही इसका रिएजेंट होगा इस रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कंडीशन, तो रूम टेम्परेचर, नो कॉपर, कॉपर की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म की बात करें तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट बाय आयोडीन माइनस ऑन द डाइएजोनियम कार्बन। अगर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट डाइएजोनियम कार्बन पे करेंगे तो ये रिएक्शन सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है, डन है। आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। कुछ बेसिक बेसिक कंडीशन, रिएजेंट और ये सब के बारे में बताया गया है, जो अपने नोट्स में नोट कर लेना, ताकि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में दे सको। बिकॉज बोर्ड के एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में तो यार आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा डिटेल में, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, आओ, वाई नो कॉपर कैटलिस्ट। नो कॉपर कैटलिस्ट मतलब कॉपर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, समझो। अनलाइक कॉपर, सॉरी, क्लोरीन माइनस एंड ब्रोमीन माइनस, द iodine minus is a powerful nucleophile and a strong enough reducing agent to directly displace the diazonium group via a radical ionic mechanism. No copper mandatory is required. ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि भाई कॉपर की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो आयोडीन माइनस होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आयोडीन माइनस खुद ही बिना कॉपर की हेल्प के ये जो डाइएजोनियम ग्रुप है N2Cl, इसको हटा देता है खुद ही, खुद के पास इतनी क्षमता है, इसीलिए इसको कॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया है नो कॉपर मीडिएटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम ट्रैप, ओ भाई एग्जाम ट्रैप की बात कर रहा है। स्टूडेंट ऑफन इनकरेक्टली एड कॉपर कैटलिस्ट फॉर आयोडो एरिन्स प्रिपरेशन, प्रेप मतलब प्रिपरेशन, कॉपर इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, कॉपर लिख देते हैं बट कॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे ये चीजें सारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जो बच्चे कर देते हैं कॉपर वगैरह लिख के, आपको ये गलती नहीं करनी है।
ठीक है ना बच्चों? तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। अगर एग्जाम में आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर आपको लाने हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। चलिए, इल्ड की बात करें, हाई इल्ड है, अच्छे से आपको जब ये रिएक्शन कराओगे तो आयोडो बेंजीन अच्छे से मिलेगा आपको। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो सिंपल वन पोर्ट रिएक्शन रहेगी, हाई इल्ड रहेगा, नो एक्सपेंसिव कॉपर सॉल्ट, कोई एक्सपेंसिव कॉपर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत अच्छी बात है इस रिएक्शन की। अगला हमारे पास आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वही हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन अपने इस हेलो एरीन में भी आ गया है। देखो, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में फिंकलस्टीन टाइप रिएक्शंस होगी, जिसमें जिसमें जो वहां हुआ था वही यहां होगा। क्या कि आप किसी एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम आयोडाइड से। तो जैसे यहां पे, वहां पे क्या होता था, जैसे हमें यहां ले लेता हूं, ठीक है, जैसे मेरे पास एरिल क्लोराइड था, मैंने रिएक्शन करा दी NaI से, तो ये आई क्या करेगा ना, ये आई इसको हटा देगा और ये क्लोरीन सोडियम के पास चला जाएगा। तो क्या बनेगा? आयोडो बेंजीन बन जाएगा और साथ में Na और Cl चले जाएंगे, NaCl। समझ आया? बहुत ही आसान तरीके से, जैसे पिछले बार हुआ था वैसे ही अब होगा। आओ देखो, यहां पे लिखा है कंडीशन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एसीटोन की रिक्वायरमेंट, जैसे एसीटोन जैसे सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, एलिवेट टेम्परेचर 100 से 150 डिग्री सेल्सियस और लॉन्ग रिएक्शन टाइम रखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम इस रिएक्शन में लगेगा। 100 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें दी गई है कि हम एरिल फ्लोरो, एरिल फ्लोराइड, एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल आयोडाइड कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो एरिल फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे कम एरिल आयोडाइड सबसे कम रिएक्टिव है, या आयोडो एरीन भी आप इसे कह सकते हो। यस या नो? क्या आप सभी को समझ में आया? क्या आप सभी को समझ में आया? अगर आप सभी को समझ आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, फ्लोरीन लीव मोस्ट रेडिली ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो ऑर्डर है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? और एरिल फ्लोराइड ज्यादा मोर रिएक्टिव क्यों है? तो उसका रीजन यहाँ साफ साफ बहुत डिटेल में आप सभी को बताया गया है। ठीक है, यह आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद वाइज डिफिकल्ट, और ये रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू, अगर आप पूरी यही रिएक्शन आप किसी हेलो एल्केन में कराएंगे तो वो उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जो जितनी यहाँ पे है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, चूहिया फिर आगे उसको भगाना पड़ेगा। गेट खोल दिया है, आई होप चले जाए खुद से, बढ़िया रहेगा। हाँ देखो,
द CX बॉन्ड इन एरिल हैलाइड हैज पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जो एरिल हैलाइड होता है, जैसे अगर हमारे पास मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, अब बेंजीन में ये हेलोजन लगा है, तो यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर यहां पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, इस कैरेक्टर की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बॉन्ड थोड़ा सा। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। अब ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि द कार्बन इज sp2, और ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 कार्बन है, हाइब्रिडाइज्ड एंड लेस इलेक्ट्रोफिलिक। बैक साइड अटैक SN2 अटैक इज ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ही ज़्यादा होती है, साथ में रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर ये बड़ा बेंजिंग रिंग है जिससे स्टायरिक हिंड्रेंस लग जाएगा, तो SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है कि SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको मैंने बता दिया। अब बस यही एरिल और एल्किल के बारे में बताया गया कि एल्किल हैलाइड अंडरगो फिंकलस्टीन readily at room temperature, aryl halide required harsh condition, electron withdrawing group on the ring। जबकि यहाँ पे अच्छा ये SN2, सर ये SN रिएक्शन कहाँ से आ गई यहाँ, तो अरे भाई ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन ये हेलोजन एक्सचेंज, इसमें SN2 रिएक्शन ही होती है, समझ रहे हो। अब ये SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होता है SN2 रिएक्शन में, अगर 11th में पढ़ा हो आपने, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ऐसी कोई भयंकर बातें नहीं थी। ये वहां पे बहुत जो हमारे पास हेलो एल्केन है वहां पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आसानी से हो जाती है, जबकि हेलो एरीन में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बस वही रीजन बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है, तो ये स्टेरिक एंट्रेंस लग जाएगा। तो SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है, तो यहाँ बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। बस यही सब बताया गया, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि एरिल और एल्किल में से कौन ज्यादा आसानी से कर लेगा। एरिल हैलाइड में आसानी से हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगी, जबकि एल्किल हैलाइड में, मतलब एल्किल हैलाइड में आसानी से हो जाएगी, जबकि एरिल हैलाइड में आसानी से नहीं होगी। अब एरिल हैलाइड में आसानी से क्यों नहीं होगी, मैंने ऊपर बहुत अच्छे से रीजन बता दिया, ठीक है। एल्किल हैलाइड में आसानी से हो जाएगी, और ये जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन ही तो होती है, तो बस उसी फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। अब एग्जाम फोकस के कुछ पॉइंट है, ये आप ध्यान में रख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी इसमें अगर आप इस रिएक्शन को आसानी से कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अगर कोई NO2 ग्रुप यहाँ लगा दोगे तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर आप यहाँ लगा दोगे, NO2 अगर आप एक लगाओगे और भी आसानी से होगी, दो लगाओगे और भी आसानी से होगी, तीन लगाओगे और ज्यादा आसानी से होगी। अगर आप NO2 जैसे ग्रुप ऐड करते हो तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हेलो एरीन में आसानी से हो सकती है, अगर आप आसानी से कराना चाहते हो। चलो आओ देखो, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर मैं केवल और केवल कोई हेलो एरीन ले लूं, और मुझे जैसे मान लो कि मैं क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है, मुझे रिएक्शन करानी है, मैंने सोडियम आयोडाइड ले लिया, मुझे रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप कंडीशन में देखो पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन, तो आपने एसीटोन ले लिया एक, तो जो कि एक सॉल्वेंट है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। दूसरा आप ध्यान से समझना, आपने एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर आप 100 से 150 डिग्री रखोगे, टेम्परेचर आप 100 से 150 डिग्री रखोगे, 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखोगे। अब आप चाहते हो कि ये रिएक्शन नहीं, जैसे अगर आपने मान लो कि यहाँ पे 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर नहीं रखा, मान लो, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, समझ आ रहा है। वहीं पे अगर आपने इसी को, वहीं पे अगर आपने इसी में, अगर आपने इसी में एसीटोन है, अब अगर आपने इसमें टेम्परेचर 100 से 150 डिग्री रख लिया, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर रख लिया, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से समझना, ये रिएक्शन हो जाएगी बहुत आसानी से, और यहाँ पे जो हमारे पास आयोडीन है वो आ जाएगा क्लोरीन की जगह पे, समझ आ गया। क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, और क्लोरीन किसके साथ चल जाएगा, सोडियम के साथ, तो NaCl बन जाएगा। वहीं पे आप चाहते हो कि नहीं यार मैं तो ऐसे नॉर्मली रिएक्शन कराना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हो ना, ये जो हमारे पास बेंजीन है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दो। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कहाँ लग सकते हैं, दो ही पोजीशन होती है, एक तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन और एक हमारे पास पैरा पोजीशन। तो मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा दिए। जैसे ही आप ये लगाओगे, अब आप रिएक्शन करवा दो एसीटोन की प्रेजेंस में Na, सोडियम आयोडाइड से, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, और बहुत आसानी से ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ चला जाएगा और ये आयोडीन इसकी जगह आ जाएगा। सर ऐसा इस कंडीशन में क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ने क्या कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ने इस डबल बॉन्ड के कैरेक्टर को कम कर दिया, रेजोनेंस इफेक्ट को कम कर दिया। ये सारी ही चीजें जब एक साथ यहाँ काम करी तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये नोट डाल के आप लिख सकते हो कि अगर नॉर्मली हमें रिएक्शन करानी है तो हम रिएक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, ये एक एग्जाम्पल है। नॉर्मली अगर आपको हेलो एरीन में फिंकलस्टीन रिएक्शन करवानी हो तो आप मेटा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा सकते हो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप NO2 लगा सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, अगला आ जाओ, ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या होते हैं, आओ समझते हैं। जैसे हमने एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, जिसमें एरिल ग्रुप MgX से जुड़ा होगा, तो एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कैसे, पहले तो ये समझते हैं। तो आप हेलो एरीन को मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा ना, देखो जैसे हमारे पास एरिल हेलो एरीन है, आपने मैग्नीशियम लिया है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये जो मैग्नीशियम है ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास MgX बनेगा। अब ये MgX किसी एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के तैयार हो जाएगा। अब ये एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब समझना रिएक्शन की बात करता हूं, तो एरिल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैं अगर इसकी रिएक्शन किसी HX से करवा दूं तो यहाँ पे होगा क्या वो समझना, ये X इस MgX के साथ चला जाएगा, ये X इस MgX के साथ चला जाएगा, और ये जो H बचा, ये जो हिस्सा यहाँ से निकल के इसके साथ चला गया, ये जो H बचा ये इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक बेंजीन एरिल ग्रुप तैयार हो जाएगा और एक हमारे पास MgX2 बन के तैयार हो जाएगा। इसको समझते हैं डिटेल में। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप है इस तरीके का, अब बेंजीन ग्रुप में ऊपर लगा है MgBr, ठीक है, और आपने रिएक्शन करा दी HBr से, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये Br इस पूरे हिस्से को लेके चला जाएगा, तो क्या बनेगा MgBr2 तो बाहर निकल जाएगा भाई, MgBr2 बाहर निकल गया।
अब यहाँ पे जो ये H है ये इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेंजीन बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे और ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आओ, आगे जैसे RMGX, ये जो हमारे पास है एरिल ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसके रिएक्शन में X2 से करवा दूं तब क्या होगा, आओ ये अगले पेज पे करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, अब बेंजीन की रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, MgX लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन मान लो मैंने X2 से करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या वो देखना, ये X2 में से ये दो X है, ठीक है, एक X इस पूरे के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, MgX2 बनेगा, मैग्नीशियम डाइहैलाइड बनेगा। और अब ये जो एक X बच गया ये इस पूरे सिस्टम की जगह आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया बच्चों, हमारे पास हेलो एरीन बन के तैयार हो गया। क्या है ये, हेलो एरीन बन के तैयार हो गया। तो एरिल ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हम हेलो एरीन बना सकते हैं। और देखो आगे, आगे देखो, आगे हमारे पास एरिल ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से करवा दी, तो हमारे पास इस तरीके से बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये हमारे पास बेंजीन है इस तरीके का जिसपे COOH लगा है। डन है आप सभी को, आई होप कि आप सभी इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा या आगे आने वाली क्लास में कवर कर लूंगा। एक बार उतार लो इसको आराम से। अब एक लिमिटेशन है इसकी, वो देख लो कि नॉट ए प्राइमरी मेथड फॉर हेलो एरिन सिंथेसिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट सर्व मेनली एज intermediate for preparing alcohol, aldehyde, carboxylic acid and other functionalized aromatics। तो ये लिमिटेशन आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन मेरा यहाँ पे खत्म होता है और आगे हम यहाँ आते हैं। तो फाइनल एक कंप्लीट रिएक्शन मैप आप लोगों को दिया गया है जिससे कि आप फाइनल अपनी कॉपी में उतार लें और डेली बेसिस पे 5-10 मिनट देके आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। जैसे कुछ चीजें दी गई है आप इसको उतार लो, ये बेसिक से पॉइंट्स बताए गए हैं, आप इसको उतार सकते हो। ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इसका चार्ट बना के अपने रूम में स्टडी टेबल पे भी लगा सकते हो कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको याद नहीं होते, याद होने के बाद हटा भी सकते हो। और जो चार्ट आप बनाओगे उसे रख लो अपनी कॉपी वगैरह में कहीं पे, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो डन है, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, फ्री करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।